नमस्ते बैंकर्स, मैं कनिका शर्मा एसबीआई पीओ स्केल 1 ऑफिसर आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो आज मैं आपके साथ कुछ सीक्रेट्स या फिर कुछ टिप्स आप कह सकते हो वो शेयर करने वाली हूँ, जिन चीज़ों ने मुझे काफ़ी हेल्प की थी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने माइंड में हमेशा रखनी है कि आपने इस एग्ज़ाम की तैयारी क्यों शुरू की थी, वाई यू स्टार्टेड दिस। वो चीज़ आपके लिए सबसे बड़े मोटिवेशन का काम करेगी। मैं अपना पर्सनल बताती हूँ, जब मैंने एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करी थी उस टाइम पे कोविड चल रहा था। 2020 में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, अप्रैल 2020 में। मार्च 2020 में जो था वो कोविड का काफ़ी ज़्यादा वो हो गया था, तो उस वजह से आउटब्रेक हो गया था। उस वजह से जो था लॉकडाउन लग गया था, कंप्लीट लॉकडाउन लग गया था। उस टाइम पर मैंने जो थी ये प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। उस टाइम पे मेरे माइंड में यही था कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास जॉब्स नहीं हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। और मुझे जो है वैसा बना नहीं रहना है। मैं आज अनएम्प्लॉयड हूँ, लेकिन कल मैं अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाना चाहती हूँ। और मुझे जो थी इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा वो रहती थी अंदर से कि मुझे अनएम्प्लॉयड वर्ड से काफ़ी ज़्यादा दूर रहना है। जैसी लोगों की हालत हो रही है वैसी हालत मैं अपनी नहीं देखना चाहती थी। इस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेटेड रखा था। जब भी मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती थी तो मैं हमेशा इस चीज़ को याद करती थी कि भाई, मैंने इस चीज़ को अगर स्टार्ट करा था, इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की थी, तो वो क्यों की थी, क्या सबसे बड़ा रीज़न था। तो मेरा रीज़न था कि मुझे अनएम्प्लॉयड नहीं रहना था। आपके भी वैसे ही कोई बहुत सारे रीज़न होंगे। कईयों का रीज़न रहता है कि हमें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, हमें जो है एक बहुत फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ चाहिए अपनी। वो सब चीज़ें रहती हैं हर इंसान की। वो सब आपको याद रखना है कि आप उस एग्ज़ाम को क्यों देने के लिए स्टार्ट कर रहे थे। वही चीज़ आपके लिए अल्टीमेट जो है मोटिवेशन का काम करने वाली है। नेक्स्ट जो रहता है वो रहता है आपका कि आपको जो भी डिस्ट्रैक्शन है, किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन है, वो पढ़ते टाइम तो अपने आसपास रखनी ही नहीं है। मैं खुद जो थी, मैं भी फ़ोन से पढ़ती थी। मेरे पास कोई लैपटॉप वगैरह नहीं था, कुछ ऐसा कोई मेरे पास एक्सट्रीम सोर्स नहीं था जिसके थ्रू मैं पढ़ाई करती थी। मैं भी फ़ोन के थ्रू ही पढ़ाई करती थी। लेकिन तब भी मेरे पास कोई ऐसा सोशल मीडिया ऐप नहीं था। आज तक भी मैं उस ऐसे वैसे ऐप को किसी को यूज़ नहीं करती। फेसबुक मेरे पास नहीं है, इंस्टाग्राम मैं यूज़ नहीं करती हूँ। ये चीज़ जो थी मुझे हमेशा दूर रखती थी डिस्ट्रैक्शन से, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी नोटिफिकेशन कोई आने नहीं वाली है। नोटिफिकेशन सबसे पहले तो नोटिफिकेशंस ऑफ़ कर दो। अगर आप ये सोशल मीडिया ऐप यूज़ कर भी रहे हो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशंस ऑफ़ कर दो। एंड देन सेकंड रहता है कुछ लोगों का कि हाँ भाई, वो बोलते हैं हम म्यूज़िक सुनते सुनते पढ़ाई कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत बड़ा मिथ है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप म्यूज़िक सुनते सुनते मज़े मज़े से पढ़ाई करोगे, वैसा कुछ नहीं होने वाला। आपको बिल्कुल फोकस होकर, जब आप कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हो, वो फोकस होकर ही आपको पढ़ना है। अगर आप उसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे, वो चीज़ आपका जो है, आप आज म्यूज़िक सुन के 1 घंटा भी लगा दोगे ना, वो कल आपका फिर से 1 घंटा फिर से लेगी। तो इसीलिए मेरा मानना है कि 1 घंटा अगर आपको देना है वो आज वाला ही दे दो, विदाउट लिसनिंग दैट काइंड ऑफ म्यूज़िक। अगर आपको सुनना ही है तो जब आप पढ़ाई से फ्री हो जाओगे उसके बाद म्यूज़िक सुन लेना, कोई इशू नहीं है, कोई रोकने नहीं वाला है। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तो बस उस चीज़ के ऊपर स्टिक रहो, उस चीज़ को ही फोकस में रखो। किसी भी तरह की कोई भी डिस्ट्रैक्शन जो होनी चाहिए आपके पास नहीं होनी चाहिए पढ़ते टाइम। चाहे आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, जितने भी टाइम पढ़ रहे हो, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन आपको पढ़ाई करनी है। तभी जाके जो है आप एक फ्रूटफुल रिजल्ट पा सकते हो अपनी लाइफ में। एंड नेक्स्ट जो चीज़ है वो है स्मॉल टारगेट्स। आपको छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं अपने पर डे के। कोई इतना बड़ा हाइपोथेटिकल अपना टारगेट मत बना लेना कि जिसको आप अचीव ना कर पाओ, क्योंकि एक ह्यूमन कांस्टेंट है, ये ह्यूमन माइंड की कांस्टेंट है। जब वो बहुत बड़ा पहाड़ सा देख लेता है ना तो वो पहले ही डर जाता है। लेकिन अगर आप छोटे छोटे पहाड़ देखोगे ना तो आप बोलोगे यार ये 10 स्टेप्स चढ़ने हैं, चढ़ जाएंगे।
फिर आगे और 10 स्टेप्स आएंगे, फिर आप वो भी चढ़ जाओगे। सो इस तरह से रहता है, हमारा माइंड ही उस तरह से काम करता है। तो हमें अपने माइंड से काम भी वैसे ही लेना है, हमें उसको बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी उलझन में उलझा नहीं देना है, बस छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं। जैसे आपने टारगेट बना लिया रीजनिंग के लिए कि आज मैं 2 पजल सॉल्व करने वाली हूँ, 5 सिलोगिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ, देन उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ। 5 क्वेश्चंस का आपने स्लॉट बना दिया और आपने टारगेट रख लिया कि ये जो मैं करूँगी ये विद इन 1 आवर मैं सॉल्व कर लूँगी सारा कुछ, ठीक है। तो जब आपने एक छोटा सा टारगेट बनाया ना, 1 घंटे का टारगेट बनाया और वो भी 5 क्वेश्चंस का बनाया, 2 पजल्स का बनाया, तो माइंड ना बहुत रिलैक्स मोड में रहेगा और बहुत आसानी से ना आपके टारगेट को कंप्लीट करवाने में आपकी हेल्प करेगा। सो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि छोटे टारगेट ही आपको आपके बड़े टारगेट की तरफ लेके जाएंगे। तो स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ा टारगेट मत बना लो, छोटे छोटे टारगेट से शुरुआत करो। देन उसके बाद आपको क्या करना है, अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है। अपने वीक एरियाज़ इन द सेंस कि टॉपिक वाइज आपका क्या क्या वीक है, किस किस टॉपिक में आपकी जो है पकड़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, कौन सा टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करवा रहा है या बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करवा रहा है, कौन सा सब्जेक्ट जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है या फिर आप उस सब्जेक्ट में वीक हो, आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेडिकेशन देनी पड़ेगी उन पर्टिकुलर टॉपिक्स और उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को। सपोज़ करिए मेरे केस में क्या था, मैं क्योंकि बीकॉम स्टूडेंट हूँ, कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, सो मेरे केस में जो था वो क्वांट मेरे लिए बहुत बड़ा, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि कबाब में हड्डी की तरह था वो। मतलब कभी स्कूल में भी मेरा कुछ इतना खास इंटरेस्ट क्वांट में रहा नहीं था। देन आफ्टर दैट जब मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो सबसे बड़ा हर्डल जो मुझे दिखा वो दिखा भाई सब क्वांट जी आके बैठ गए हैं सामने। अब मुझे पता था लेकिन कि मैं अब वीक हूँ, मुझे बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो मैंने वैसे ही ज़ीरो से स्टार्ट करा। मैंने सबसे पहले होल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, देन उसके बाद क्यूब्स को याद करना, उसके बाद स्क्वेयर्स को याद करना, मतलब छोटे छोटे बिल्कुल बेसिक्स से जो थी मैंने अपनी क्वांट स्टार्ट करी, सो दैट कि मेरा एक भी जो एस्पेक्ट है वो रह ना जाए। सो आपको भी वही करना है। अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर वीक है तो आपको उस सब्जेक्ट की बिल्कुल बेस में जाना है। जैसे आप बिल्कुल अभी जो है 3rd 4th स्टैंडर्ड से ग्रो करना स्टार्ट कर रहे हो, अभी आपको कुछ नहीं पता है, जस्ट आप एक मतलब रफ व्यू लेके चल रहे हो उस सब्जेक्ट के बारे में, तो आपको उस तरह से प्रिपरेशन करनी है अपनी। सो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगर आप अपने वीक एरियाज़ को जानते होंगे ना तो आप उन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे ज़्यादा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं तो आप उनको बिल्कुल ही अवॉइड कर दो, ऐसा भाई बिल्कुल मत करना। अगर आपने अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को अवॉइड करना शुरू कर दिया तो वो आपके वीक एरियाज़ बन जाएंगे, क्योंकि देन उसके बाद वो ज़्यादा टाइम लेना आपका शुरू कर देंगे, आपको वो चीज़ें प्रैक्टिस में नहीं रहेंगी। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं उनकी तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, मतलब बार बार उनको प्रैक्टिस करना है, ताकि उनमें से कुछ आ जाए, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आए तो वो तो बिल्कुल ही मत छूटे। और जो वीक टॉपिक्स हैं उनको जो है आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर सीखने की ज़रूरत है, ताकि जब आप वीक टॉपिक्स को पकड़ो तो वो चीज़ आपको जो है आपके बेस से, आप अगर उन टॉपिक्स को समझोगे ना, आई विल अश्योर यू कि आप लोग उन टॉपिक्स को भी मास्टर कर लोगे अपनी प्रैक्टिस के थ्रू और अपने एक बेस की नॉलेज रखने के थ्रू। सो नेक्स्ट चीज़ जो रहती है वो रहती है आपकी फ़िज़िकल वर्कआउट। इस चीज़ को कभी भी अवॉइड मत करना। जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, फ़िज़िकल वर्कआउट को कभी अवॉइड मत करना। फ़िज़िकल वर्कआउट इज़ अ मस्ट टू स्टडी। ये चीज़ अपने पल्ले बांध लो। मैं अपना बताती हूँ एक्सपीरियंस आपको। मेरा क्या रहता था कि भाई जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी तो मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गई कि मतलब पढ़ना कुछ नहीं करना उसके अलावा, है ना। तो सुबह उठना ना, मतलब अपना डेली रूटीन का काम करके देन उसके बाद शुरू हो जाना भाई पढ़ने के लिए। फिर पढ़ना, फिर उसके बाद दोपहर का खाना वाना खाना, थोड़ा बहुत आगे से टीवी वगैरह देख लेना या फिर मतलब घर वालों के साथ गप वगैरह मार लेनी। उसके बाद फिर बैठ जाना पढ़ने के लिए। मतलब जस्ट सिटिंग सिटिंग सिटिंग, फिज़िकल एक्सरसाइज जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी मेरी लाइफ में। सो उस वजह से क्या हुआ कि मुझे बैक पेन निकली, जो कि मेरी एज में बैक पेन होना बहुत बड़ा इशू है भाई। तो सब मुझे कहने लगे कि इस एज में तो बैक पेन जैसा कुछ होना नहीं चाहिए तुम्हें, तुम तो जवान बच्चे हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी इसके पीछे कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ सिटिंग पे ध्यान देती थी, मेरा पोस्चर सही नहीं था पढ़ने के टाइम पे।
मैं जब भी पढ़ती थी तो बिल्कुल झुक के पढ़ती थी, कोई बैक सपोर्ट नहीं दे रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ और सिर्फ सिटिंग कर रही हूँ। ब्लड सर्कुलेशन मेरी पूरी बॉडी में नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, कोई फिज़िकल एक्टिविटी जैसा कुछ नहीं है, जिस वजह से जो था मुझे इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ा। सो आज भी अगर मैं ज़्यादा सिटिंग कर लूँ तो मेरी बैक पेन शुरू हो जाती है। लेकिन उसके बाद मैंने क्या करा, अपनी रूटीन चेंज करी। सुबह उठना, सबसे पहले क्या करना, एक्सरसाइज करनी। मैं 45 मिनट्स जो थे एक्सरसाइज को देती थी, लेकिन उस टाइम पे भी मैं क्या करती थी, एक करंट अफेयर्स का सेशन लगा देती थी। आप म्यूज़िक सुन सकते हो, मुझे म्यूज़िक सुनना उस टाइम पे इतना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मेरा फोकस ही पढ़ाई पे था। तो मैं चाहती थी कुछ भी करूँ तो बस पढ़ाई हो जाए मेरी थोड़ी सी। मेरी क्योंकि मॉर्निंग में जो 7 या 7:15 बजे एक करंट अफेयर्स का सेशन आता था, वो मैं लगाती थी उस टाइम पे। तो मैं 7 सवा 7 उठ भी जाती थी। तो मेरे को क्या होता था, मैं एक्सरसाइज भी कर लूँ, वो सेशन लाइव चल रहा है, मैं साथ साथ में वो भी देख लूँ। मेरा वही चीज़ रहती थी, मैं सामने रख देती थी फ़ोन अपने और हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करती रहती थी, बॉडी भी फिट रहती थी। आप लोग भी इस तरह से कर सकते हो, बट मेरा सबसे बड़ा क्रक्स यही है कि आपको जो है फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। इस चीज़ को मत भूल जाना। इससे क्या रहेगा, एक तो आपके ब्रेन को ऑक्सीजन जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, दिमाग अच्छे से काम करेगा, एक्टिव रहोगे आप पूरा दिन। जब भी उठो सबसे पहले फ़िज़िकल एक्सरसाइज करो, भाग जाओ वहाँ पे, फ़िज़िकल एक्सरसाइज करो आधे घंटे के लिए, उसके बाद पढ़ने बैठ जाओ। बहुत अच्छे से आपकी जो है पढ़ाई होने वाली है उसके बाद। देन अब एक लास्ट जो आपके लिए मेरी टिप है वो ये है कि कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंसी इज़ मस्ट। अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो कर रहे हो लेकिन आप अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट नहीं हो अपनी पढ़ाई को लेके, तो ये सब ज़ीरो होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि ये सब ज़ीरो ना हो तो कंसिस्टेंट रहो, डेली पढ़ो, कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहो। तो अगर आप अपना एक बेटर फ्यूचर चाहते हो तो प्लीज़ किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन को मत आने देना अपनी लाइफ में। कोई भी शादी आ रही है, कोई पड़ोसी आ रहा है, कोई रिश्तेदार आ रहा है, ये चीज़ें जाती हैं सेकेंडरी। सबसे आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कि आपको डेली अपनी पढ़ाई करनी है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, इन चीज़ों से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जस्ट रिमेन कंसिस्टेंट। कोई आपके पास ऐसा बेफालतू का रीज़न नहीं होना चाहिए आपके पास कि हाँ भाई आज मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया। आपको अपने आप को कोई रीज़न नहीं देना है कि मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया। आपको अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार रखना है, क्यों मैं आज नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे इस चीज़ को पढ़ाई करनी है, करनी ही करनी है। एकदम ना ज़िद्दी बन जाओ। ज़िद होती है ना अपने अंदर की, ये चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, और कुछ हो या ना हो। वो ज़िद आनी चाहिए आपके अंदर। कंसिस्टेंट रहना है आपको अपनी पढ़ाई के दौरान, प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में। किसी भी तरह की जो है अपने आप को ना लिबर्टी मत दे देना कि आज मैं ऐसा नहीं कर रहा, वैसा नहीं कर रहा। मैं आपको बता रही हूँ, मेरी बैक पेन होती थी ना, तो मैं तब भी बैठ जाती थी पढ़ने के लिए। मेरे घर वाले मुझे गालियाँ देते थे कि भाई थोड़ी सी रेस्ट कर ले, बाद में पढ़ लेना, तुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है, मत बैठ अभी। लेकिन मैं तब भी बैठती थी। प्लीज़ एकदम डिसिप्लिन रहना। ये लाइन मैंने आपके लिए लिखी है कि रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। सबसे बड़ी बात यही है कि रास्ता कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। अगर आप इस रास्ते पे नहीं चलोगे तो कोई और चलेगा, वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा, आप बैठे रहोगे वहीं के वहीं। फिर आप पूछोगे लोगों से कि यार कितने साल में आप लोग इस चीज़ को अचीव कर सकते हो। मेरे तो 2 साल लग गए, मेरे 4 साल लग गए। तो खुद को उस पोजीशन में अगर आप नहीं लाना चाहते हो, बी कंसिस्टेंट, do follow all the things that I have told. You are surely gonna be a successful person, and I assure you this, if I have achieved this thing, you can achieve this thing also. So have faith in yourself. सबसे बड़ी चीज़ है अपने ऊपर भरोसा होना। अगर आपको ही अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो, तो किसी दूसरे को कैसे भरोसा दिला दोगे आप कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ। So this is all from my side. Do follow my channel for more such videos. Hope you like this video. Do comment, share, like and subscribe. Thanks for watching.